नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आरके एस्ट्रो और मेरे साथ हैं जाने-माने एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी। उनका स्वागत करते हैं। रोहित जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी। लाइव जब भी हम करते हैं बहुत सारे लोगों की आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उसमें मैक्सिमम सवाल होता है कि मेरी शादी कब होगी? शादी कब होगी? योग कब बनेगा? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत इसी से करते हैं। एक कुंडली में एक आम आदमी अगर समझना चाहे, आप जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हो, अगर इसी से रिलेटेड आपका सवाल है, तो आप अपनी कुंडली साइड में खोल के रख सकते हैं कि कब पता लगता है कि शादी का योग बन गया लो, जब तो शादी होने वाली है। जी, यहाँ पे हर बंदे की ये ख्वाहिश रहती है कि मेरी शादी अच्छी जगह हो, मेरा जो लाइफ़ पार्टनर है वो अच्छा मिले और ज़िंदगी बड़ी अच्छी निकलनी शुरू हो जाए, ज़िंदगी अच्छी से जाए। ये सब लोगों की तमन्ना होती है, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, परेशानियाँ भी आती हैं और लाइफ़ में शादी भी डिले हो जाती है। मैं आज आपको सारे रीज़न बताऊँगा कि क्या रीज़न है जिसमें आपको परेशानी आएगी और क्या योग है जो आपका शादी का बन रहा है, आपको कैसे पता चले? सबसे पहले तो आपने ये देखना है, आपकी कुंडली का जो 7th हाउस है, 7वाँ घर देखना है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी राशि उसमें आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपके मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर लगन की कुंडली है, तो उसका जो 7th हाउस है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, वहाँ पे राशि जो पड़ रही है, तुला राशि पड़ रही है, उसका जो लॉर्ड बन रहा है, वो बन रहा है शुक्र। तो जब भी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा या अंतर्दशा आएगी, उस पीरियड में शादी का योग बन जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों पे शुक्र की महादशा चल रही होती है, तो कैसे पता चले भी शुक्र की कौन-सी दशा में शादी का योग बनेगा? तो यहाँ पे जो लड़कियों की कुंडली है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि लड़कियों की कुंडली में जब शुक्र में गुरु आएगा, तब शादी का प्रबल योग बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कुंडलियाँ हम लोग देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, कि शादीशुदा लाइफ़ में कैसे लोगों को पता चले। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो आपने ये देखना है कि 7वें घर की दशा चल रही है कि नहीं चल रही। मान लीजिए किसी के ऊपर शादी का योग नहीं बना हुआ, दशा अंतर्दशा नहीं चल रही, तो फिर कैसे शादी होगी? तो यहाँ पे ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्या 7वें घर में कोई बुरा प्लैनेट तो नहीं बैठा? 7वें घर में कोई पापी प्लैनेट तो नहीं बैठा? शनि, राहु, केतु या या राहु, केतु और मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही? अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव पर शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या यहाँ पे वो प्लेस्ड हैं, तो आपकी शादी डिले होती जाएगी, शादी लेट होगी, शादी 30 साल के बाद होगी और शादीशुदा लाइफ में परेशानियाँ भी चलेंगी। अब आपको कैसे देखना है, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी दशाएँ देखनी है, दशा चेक करनी है कि कौन-सी मेरे ऊपर दशा चल रही है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र की, गुरु की अंतर्दशा आ जाए, उस पीरियड में समझो कि आपकी शादी का योग बना हुआ है। वो कोई भी लगन हो सकता है, वो कोई भी राशि हो सकती है। आपकी कुंडली में प्लैनेट कहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब भी कुंडली में राहु या गुरु की अंतर्दशा आए, तो उस पीरियड में आपकी शादी का योग बनेगा। उस पीरियड में अपने जो प्रयास हैं, आपके एफर्ट हैं, जो आप शादी के लिए कर रहे हो, वो आपको फ़ास्ट करने पड़ेंगे। वो प्रयास आपको फ़ास्ट करने पड़ेंगे ताकि आपका जो रिश्ता है आपको अच्छा-सा मिलना शुरू हो जाए, अच्छा रिश्ता आपको मिल जाए ताकि आपकी शादीशुदा लाइफ़ अच्छी चले। अब इसके साथ-साथ आपने ये तो देख लिया कि कब शादी का योग बन रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि शादी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। सबसे पहले आपने ये देखना है, आपका जो भी लगन है, मान लीजिए आपका सिंह लगन है, 5 नंबर लगन है, तो उसके जो फ्रेंड है सिंह राशि के, सिंह लगन के जो भी फ्रेंड हैं, जैसे सिंह लगन के फ्रेंड हैं मंगल, गुरु और इसके साथ अ, वृश्चिक लगन है, मेष लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है। तो इन लगनों वालों के साथ अगर आप शादी करते हो, तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी जाएगी, उसमें आपको परेशानियाँ नहीं आएँगी। अगर आप लगन के एंटी प्लैनेट के साथ शादी करते हो, मान लीजिए आपका सिंह लगन है और जो लड़की की लगन की कुंडली है, वो है आपके पार्टनर की लगन की कुंडली है, वो है मकर लगन या वहाँ पे वो लगन आ रहा है कुंभ लगन, तो आपकी नहीं बनेगी। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपके लगन के एंटी लगन के साथ आप शादी करोगे,
तो आपके विचार उसके साथ नहीं मिल पाएँगे, किसी भी पोज़ीशन में आपके नहीं बन पाएगी, किसी न किसी वजह से आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, डिवोर्स का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये हमने ये देखना है, यहाँ पे लगन मैच कर लिए हमने। अब हमने ये देखना है कि शादीशुदा लाइफ़ अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी? उसके लिए हमने देखना है आप लोगों का 7th हाउस। 7th हाउस में क्या पोज़ीशन है? उसमें राहु, केतु, शनि या मंगल तो नहीं बैठे। अगर राहु, केतु, शनि या मंगल बैठे हैं, तो आपकी शादीशुदा लाइफ़ में परेशानियाँ तो 100% आएँगी ही आएँगी। आप दोनों की कुंडलियों में अगर ये प्लैनेट हैं, तो शादीशुदा लाइफ़ अच्छी नहीं चलेगी। शादीशुदा लाइफ़ में परेशानियों का आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब आपने करना क्या है? अब करना ये है, मान लो एक बंदे की कुंडली में, लड़की की कुंडली में ये योग बना हुआ है, 7th हाउस में शनि बैठा है। तो आपने ऐसी कुंडली साथ में मिलानी है, जिसके 7th लॉर्ड की पोज़ीशन अच्छी हो। उसका जो 7th लॉर्ड बन रहा हो, वो उच्च का बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, लगन में, पंचम में, नवम में या केंद्र में, 1, 4, 7, 10 भावों में बैठा हो, तो क्या होगा? आपकी शादीशुदा लाइफ़ अच्छी चलेगी। एक की कुंडली में प्रॉब्लम है, दूसरे की कुंडली अच्छी है, तो आप लोगों का रिश्ता ये निभ सकता है, ये चल सकता है, ये रिश्ता आगे तक जा सकता है। अगर मान लीजिए दोनों की कुंडली में 7th हाउस डिस्टर्ब है, लड़के की कुंडली में 7th हाउस में राहु बैठा है, लड़की की कुंडली में 7th हाउस में शनि बैठा है, तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, ये रिश्ता आपको खराबी की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए ये चीज़ें आप घर बैठे ही ये चीज़ें नोट करें। आप अपनी कुंडलियाँ लोगों को दिखाने के बजाय खुद एनालाइज़ करें कि कब शादी का योग बन रहा है, कब शादी होनी चाहिए, कब उसमें ऐसे प्लैनेट आएँगे जो हमको शादी की लाइफ़ में लेकर जाएँगे। इसके साथ-साथ क्या वो शादी अच्छी चल पाएगी कि नहीं पाएगी? हम लोगों की नेचर आपस में मैच करती है कि नहीं करती है? उसके बाद हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि लड़के की अक्सर या लड़कियों की अक्सर जॉइंट फैमिली में नहीं बन पाती। तो लड़कियाँ जब शादी के बाद आती हैं, उनके ससुराल वालों के साथ रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, उनमें दिक्कतें चलती हैं। तो यहाँ पे आपके गुण चाहे 36 में से 36 मिल रहे हों या 36 में से 5 मिल रहे हों, लेकिन अगर ये आपके हाउसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अगर आपस में मैच करते हैं, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, चाहे आपके 5 गुण मिल रहे हों, चाहे आपके 20 गुण मिल। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, जिस भी लड़के या लड़की की कुंडली देखनी है, उसका 8th हाउस देखना है, 8वाँ भाव देखना है। 8वें भाव में जो राशि पड़ रही है, उसकी क्या पोज़ीशन है? उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? उस राशि का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में या 8th हाउस में या 12th हाउस में या 6th हाउस में बैठा है कि नहीं बैठा? ये पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर 8th लॉर्ड 8वें घर का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, तो आपके ससुराल के साथ रिश्ते आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ससुराल वालों के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग चलने वाला है, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। इसके साथ-साथ अगर लड़की की कुंडली साथ में मैच कर रहे हो लड़के के साथ, तो क्या देखना है, लड़की की कुंडली का 2nd हाउस देखना है। सेकंड हाउस होता है जॉइंट फैमिली का। अब जो लड़की हमारे घर में आ रही है, उसके हमारे जॉइंट फैमिली के साथ रिलेशन कैसे रहने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, कमज़ोर रहने वाले हैं? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कुंडली का सेकंड हाउस। उस लड़की की कुंडली का सेकंड हाउस आप जब तक नहीं देखोगे, क्योंकि सेकंड हाउस होता है हमारी ज़ुबान का, हमारी वे ऑफ टॉकिंग का, हम कैसे बात करते हैं, कैसी हमारी नेचर है, कैसा हमारा स्वभाव है, हमारी बोलबानी खराब तो नहीं है। अगर ये चीज़ें देखोगे, तो आपका रिश्ता, उस लड़की का रिश्ता आपके परिवार वालों के साथ स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है। अगर ये चीज़ आप एनालाइज़ करके चलते हो, सेकंड लॉर्ड की पोज़ीशन अच्छी है, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ या सेकंड हाउस में राहु या शनि नहीं बैठे हुए, तो उस लड़की की आपके परिवार वालों के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, अटैचमेंट अच्छी रहेगी। आपकी मम्मी के साथ, आपकी मदर के साथ, आपकी वाइफ़ का रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर लड़की की कुंडली में ये योग आप देख के चलते हो। अगर मान लीजिए फिर ये योग देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का 5वाँ घर, जो भी लड़की आप
घर में लेके आ रहे हो, जिसके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, रिश्ता बन रहा है, उसकी कुंडली का 5वां घर। अब यहाँ पे 5वां घर क्यों देखना है? क्योंकि शादी के बाद सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है। तो परिवार को बढ़ाने के लिए संतान भी चाहिए और आजकल हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि बच्चे अक्सर नहीं हो रहे हैं, बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही हैं। चाहे वो मेडिकल इश्यू हो, चाहे वो कुछ और इश्यू हो, लेकिन कुंडली में अगर 5वां घर आपका डिस्टर्ब नहीं है, लड़के का या लड़की का, तो आपके चाइल्ड तो ज़रूर होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 5th लॉर्ड की पोज़ीशन खराब है, 5th लॉर्ड 6th में, 8th में, 12th में बैठा है या 8th लॉर्ड 8वें घर की जो राशि बन रही है, 8th लॉर्ड आपके पंचम भाव में बैठा है, तो शादी के बाद बच्चों की तरफ से आपको तरसना पड़ सकता है, उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर 5वें भाव में शनि बैठा है, राहु बैठा है या केतु बैठे हैं, तो क्या होगा तो आपकी लाइफ में क्या होगा? तो आपकी लाइफ में ये होगा कि जो आपका बच्चा होने वाला है, वो बार-बार पेट में ही खराब हो जाएगा, पेट में डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको बार-बार अवॉइड करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी हमने ये देखनी है कि आपकी लाइफ में होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखना है कि जो लड़की के साथ आपकी मैरिज हो रही है, वो आपके बिज़नेस के लिए कैसी है? अब कैसे देखेंगे ये भी जो लड़की आ रही है आपके परिवार में लोग अक्सर हम लोग चीज़ें ये देखते हैं कि मदर फादर ज्योतिषी के पास जाके ये पूछते हैं, क्या जो लड़की आ रही है हमारे घर में या कोई लड़का हमारे घर में आ रहा है, उसके आने के बाद हमारे परिवार की तरक्की होगी या नहीं होगी? उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले कुंडली का 7th हाउस देखेंगे। और 7th हाउस का 10वां भाव यानी कि चौथा भाव, 7वें से 10वां भाव, चौथा भाव हम देखेंगे कि 4th हाउस की क्या पोज़ीशन है। अगर 4th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बैठा है, 4th लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं बैठा, राहु, केतु की या शनि के साथ नहीं बैठा, तो जो भी आपका परिवार का मेंबर बढ़ रहा है, आ रहा है आपके फैमिली में, वो आपके कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। वो आपके परिवार को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला है। शादी के बाद जैसे ही उसके पैर आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपकी घर में जो कमियाँ चल रही थी, वो कमियाँ दूर हो जाएँगी। वो मेंबर आपके लिए लकी रहने वाला है। इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि हम लोगों ने लाइव करना शुरू किया था, पिछले 2 महीनों से हम करते हैं, बीच-बीच में रुक जाता है काम, किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे हमने अक्सर लोगों के यही सवाल देखे हैं शादी के लिए, इसीलिए शादी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पता चले भी शादी लव होगी कि अरेंज होगी? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है शादी लव या अरेंज, वो कैसे देखें? वो उसके देखने के लिए सही तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखें आपके पंचम हाउस में कौन-सी राशि पड़ रही है और पंचम राशि का जो स्वामी है, वो कोई भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। वो अगर 7th हाउस के साथ लिंक बनाकर बैठा है, तो आपकी लव मैरिज डेफिनिटली होगी ही होगी। इसके साथ-साथ अगर 7th लॉर्ड शादी का स्वामी आपके पंचम भाव में चला जाए, यानी कि शादी का स्वामी आपके लव वाले हाउस में आ जाए, तो भी आपकी लव मैरिज होगी ही होगी। इसको कोई भी रोक नहीं सकता, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि हमने लव मैरिज तो करवानी है, अब बहुत सारी लड़कियाँ भी ये कहती हैं हमने लव मैरिज करवानी है और लड़के भी कहते हैं हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, पिछले 5 सालों से चल रहा है, 7 सालों से चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है, हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बात आती है अभी परिवार वाले नहीं मानते। तो परिवार वाले नहीं मान रहे, उसके लिए रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि अगर आपका पंचम का लॉर्ड छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला गया है या पंचम का लॉर्ड राहु, केतु या शनि के साथ बैठा है या पंचम भाव में राहु या शनि प्लेस्ड है, तो क्या होगा? या पंचम का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो भी आपके परिवार वाले आपके रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी आपको चलती रहेगी। ये थी लव मैरिज के बारे में जो मैंने आपको बताया।
इसके साथ साथ यहाँ पे शादी के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि शादी की दशा आने पर जब भी राहु या गुरु की अंतरदशा आए या महादशा चले, उस पीरियड में आपकी शादी डेफिनेटली होगी, या 7th हाउस की दशा आए या अंतरदशा आए, उस पीरियड में भी आपकी शादी का योग बना है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें आपने जरूर देख के चलनी है कि जो शादी हो रही है उसमें कोई परेशानी ना आए, क्योंकि खाली शादी से जिंदगी नहीं चलेगी। शादी के बाद परिवार वालों के साथ भी रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, ससुराल वालों के साथ भी रिश्ता स्ट्रांग होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, और परिवार में तरक्की हो, इसके लिए आपका जो बिजनेस है, आपकी जो जॉब है, वो आपके लिए अच्छा हो, ताकि उसमें किसी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। जी। रोहित जी, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे कि आप बता रहे थे, आपने सही कहा कि शादी के बाद बिज़नेस भी बढ़े, पैसा भी बढ़े। अ, क्या अगर 7वें घर का मालिक, यानी कि जो शादी के घर का मालिक है, अगर वो 9वें घर में चला जाए, तो क्या ये माना जा सकता है कि शादी के बाद किस्मत खुलेगी? जी, बिल्कुल। देखो, 7th हाउस होता है हमारी शादी का, और 9th हाउस होता है भाग्य का। तो भाग्य तभी बनेगा जब हमारा पार्टनर लाइफ में आएगा। वो पार्टनर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। जी। तो जब हमारी मैरिज के बाद जब किस्मत खुल जाती है, तो मैरिज के बाद किस्मत चमकनी शुरू हो जाती है, अगर कुंडली में ये योग बना हो। लेकिन इसके साथ-साथ 4th हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 10th हाउस, क्योंकि देखो, किस्मत तभी खुलेगी जब व्यापार चलेगा, कारोबार चलेगा, घर में पैसा आएगा। तो 4th हाउस जब तक हम नहीं देखते, तब तक ये नहीं बताया जा सकता। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड 9th में चला गया, लेकिन 4th हाउस में आपके शनि बैठा है, राहु ओह! उसके राहु के साथ बैठा है, या गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, तो क्या होगा लाइफ में? किस्मत तो बनेगी, लेकिन वो किस्मत पूरा साथ नहीं दे पाएगी। काम होते-होते रुकने शुरू हो जाएँगे, काम बनते-बनते बिगड़ने शुरू हो जाएँगे। इसलिए ये चीज़ें हमको देखकर ही चलना है, ताकि आपकी लाइफ में परेशानी ना आए। जी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपको भी एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो ये आपके लिए एक लेसन तरह भी है ये वीडियो। और 7वें घर का मालिक यदि 11वें भाव में चला जाए, या मान लीजिए दूसरे भाव में चला जाए, तो क्या इससे ये आकलन होगा कि व्यक्ति को धन अर्जन होगा शादी के बाद, या वाइफ से धन मिलेगा? ये कहा जा सकता है? देखो, यहाँ पे अगर 7th लॉर्ड 2nd में चला जाए या लाभ में चला जाए, तो क्या होगा, जो हमारा पार्टनर होता है, अगर मेल के लिए बात करें, तो लड़की जो होती है वो हमारे को वर्किंग मिलती है, हुँ। जॉब करती हुई मिलती है। वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है और प्राइवेट जॉब करती हुई भी मिल सकती है। एक तो ये बात होती है। दूसरे नंबर पर, वो शादी के बाद इंसान की, जो मैंने बोला, किस्मत खुल जाती है इंसान की, क्योंकि 11th हाउस होता है डिज़ायर का। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति जो होगी, वो शादी के बाद होनी शुरू हो जाती है। जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो शादी के बाद अचीवमेंट होनी शुरू हो जाती है, शादी के बाद तरक्की शुरू हो जाती है, अगर ये योग बना हो। लेकिन आपने एक चीज़ और कही यहाँ पे भी, 7th लॉर्ड अगर 2nd में बैठा हो, तो क्या होता है? 7th लॉर्ड अगर 2nd में बैठा हो, क्योंकि ये 7वें से 8वां भाव है, ओह! 7वें से 8वां भाव है, तो यहाँ पे ये खराबी पैदा करता है, और घर को कई बार छोड़ना पड़ता है, इंसान जॉइंट फैमिली में नहीं बन पाती, या 2 शादी के योग बनाता है। तो यहाँ पे 2nd हाउस में बैठा प्लैनेट 7th लॉर्ड खराबी ही देता है, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। अच्छा, शुक्र को जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर चौथे घर में देखता है, तो वो तुरंत से कह देता है आपकी तो 2 शादियाँ होंगी। क्या सिर्फ़ शुक्र की पोज़ीशन देखने के बाद ये कहना ईज़ी है? मतलब सबके साथ ये हो सकता है? देखो, यहाँ पे सबके साथ ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्यों चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक रेड बुक की थ्योरी है कि 2 अ, स्त्री राशियाँ एक भाव में नहीं रह सकती। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आते हैं, क्योंकि चौथा भाव है चंद्रमा का, और चंद्रमा है हमारी माँ, शुक्र है पत्नी। तो 2 स्त्री राशियाँ अगर एक साथ बैठ जाती हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ 2 शादी के योग बनाता है, और इसके साथ-साथ ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर 2 शादी ना हो, तो जो लड़की हमको मिलती है, वो एज से थोड़ी-सी बड़ी मिलती है। ओह! एज से थोड़ी-सी बड़ी मिलती है। यहाँ पे एक पॉइंट और ये भी है, अगर 7th हाउस में चंद्रमा आके बैठ जाए, 7th हाउस में मून आके बैठ जाए, क्योंकि 7th हाउस स्त्री का भाव है।
स्त्री के भाव में अगर मदर का प्लेनेट बैठ जाए, मून बैठ जाए, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लड़की की अपनी सास के साथ नहीं बनती। तो यहाँ पे ये चीजें हम देखते हैं कि 4th हाउस में शुक्र बैठा है तो क्या करेगा, और 7th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो क्या करेगा। इसलिए मदर के साथ देखो, जैसे 4th हाउस में चंद्रमा का घर है, वहां पे शुक्र आके बैठ के डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ही 7th हाउस में अगर शुक्र के घर में मून आके बैठ जाए, तो वो भी डिस्टर्बेंस ही पैदा करता है, खराबी ही देता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या हमारी शादी विदेश में होगी? तो क्या अगर 7वें का मालिक 12वें में चला जाए, तो कई बार तो कह देते हैं आपकी शादी ही नहीं होगी या टूट जाएगी क्योंकि वो लॉस के घर में चला गया। पर क्या इसको विदेश की शादी से जोड़ के भी देखा जा सकता है? देखो यहाँ पे ये चीजें देखनी पड़ेगी कि 7th हाउस का लॉर्ड तो 12th में चला गया, लेकिन 12th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। हुँ, अगर 12th हाउस का लॉर्ड 7th में भी आ जाए तो भी विदेश से शादी, विदेश के शादी का मतलब ये नहीं होता कि समुद्र पार की शादी होगी। यहाँ पे ये जी, भी कह सकते हैं कि जो शादी होगी चाहे इंडिया में होगी, घर से काफी दूर होगी। जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो शादी बॉम्बे में हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाए, तो वो भी यहाँ पे ये गिना जा सकता है कि ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर 12th लॉर्ड 9th में आके बैठ जाए, 12th लॉर्ड 11th में आके बैठ जाए, या 12th लॉर्ड 2nd में आकर बैठ जाए, तो विदेश से रिलेटेड शादी का योग बना होता है, शादी हो सकती है। खाली ये नहीं कहा जा सकता कि 7th लॉर्ड 12th में चला जाए, विदेश से शादी होगी, ऐसा कोई पक्का नहीं है। ओके। और एक ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा मेरी वाइफ़ के साथ हस्बैंड में कितना एज गैप होगा, वो किस तरह से पता लगता है? देखो मैंने जैसे आपको बताया, अगर शुक्र स्त्री राशि में आ जाए, जैसे 4th हाउस में मैंने आपको बोला शुक्र आए, तो क्या होता है, दो शादी के योग तो सबके नहीं बनते, लेकिन लड़की एज से ज्यादा मिलती है। लड़की जो होती है वो एज से ज्यादा मिलती है। इसी तरह अगर 7th लॉर्ड की पोजीशन किसी भी फीमेल प्लेनेट में बैठा हो, लड़के की कुंडली में अगर हम देखें कि 7th लॉर्ड जहां भी बैठा हो, अगर वो फीमेल राशि में बैठा हो, तो यहाँ पे एज से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लड़की के मिलने के चांसेस हैं। उसी तरह अगर 7th लॉर्ड लड़कियों की कुंडली में मेल मेल राशि में बैठा हो, तो जो लड़का हस्बैंड होता है वो एज से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। और अगर 7th हाउस में शनि बैठे हों, तब भी ये शादी में डिले कराता है या एज बड़ी हो जाती है? देखो यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषियों की मैंने ये थ्योरी देखी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, कुछ कुंडलियां भी मेरे पास आई हैं जिनको कुछ ज्योतिषियों ने ये भी कहा था कि आपके 7th हाउस में शनि बैठा है, आपकी जो वाइफ होगी उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा, ओह! ब्लैक कलर होगा और डार्क कलर होगा। इसी तरह लड़कियों की कुंडली में भी हम ये कहेंगे कि 7th हाउस में शनि बैठा है, तो आपका जो हस्बैंड होगा उसका जो कलर होगा वो डार्क कलर होगा। ज़्यादा फेयर नहीं होगा। हाँ, तो ये बात नहीं नहीं हर बंदे पे ये नहीं एप्लीकेबल होती ये बात, हर बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखी जाती है कि 7th हाउस में जब शनि आता है तो मैरिज डिले ज़रूर करता है। 30 हुँ, साल के बाद, 35 साल के बाद ही शादी हो पाती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि एज बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ज़्यादा गैप ज़रूरी नहीं होता, भी होगा ही होगा। हर बंदे के लिए ये चीज़ नहीं है। और क्योंकि आजकल लव मैरिज का ज़माना है, ज़्यादातर सवाल यही आते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कैसे दिखती है बर्थ चार्ट में? कि किसी देखो धर्म से बाहर या इंटरकास्ट किसी मैरिज जात के से बाहर? इंटरकास्ट मैरिज के 2 योग होते हैं कुंडलियों में। जब भी जुपिटर कुंडली में या शुक्र, लड़की की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडली में जुपिटर राहु के साथ बैठा हो, तब इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड, अगर 8th हाउस में राहु आ जाए या केतु आ जाए, तो भी इंटरकास्ट के मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं। 7th लॉर्ड राहु या केतु के साथ बैठ जाए तो भी इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हम देख के बताते हैं कि अगर राहु गुरु का चंडाल योग बना है, शुक्र राहु का चंडाल योग बना है, या 7th लॉर्ड 8th में बैठा है, या वो राहु या केतु के साथ बैठा है, तो इंटरकास्ट तो मैरिज होगी ही होगी। मतलब सिर्फ़ राहु का 7वें घर में बैठना नहीं ये तय करता। नहीं, खाली राहु का साथ में घर में बैठना ये तय नहीं करता कि इंटरकास्ट मैरिज होगी। वो हुँ, राहु अगर जुपिटर शुक्र के साथ बैठा है या 7th लॉर्ड के साथ बैठा है, तब हुँ। इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस ज्यादा देखे गए।
और जैसे कि फर्स्ट मैरिज हम 7th हाउस से देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के रीमैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन लाइव में ज़रूर आते हैं हमारे पास। तो सेकंड मैरिज कहाँ से देखते हैं और उसका क्या योग होता है? देखो, सेकंड मैरिज हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं और थर्ड मैरिज हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि 7वें से 8वां भाव सेकंड हाउस होता है और 8वें से सेकंड हाउस से 8वां भाव नाइन्थ हाउस होता है। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। अब आपने पूछा भी सेकंड मैरिज में क्या योग देखा जाएगा कि शादी कब होगी। देखो, उसके लिए वही चीज देखनी पड़ेगी, फिर दोबारा अंतरदशा गुरु की या शुक्र की आए या 7th हाउस की दशा या अंतरदशा आए, उस पीरियड में ही शादी का योग बनेगा। सेकंड हाउस की दशा चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7th हाउस की दशा साथ में होनी ही चाहिए, या राहु या शुक्र या गुरु की दशा साथ में हो, तब ही सेकंड मैरिज के योग बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। मतलब चाहे मैरिज सेकंड ही देखनी हो कुंडली में, लेकिन 7वां घर उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको देखना ही सातवां देखना घर इम्पोर्टेंट है सर, सातवां घर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप का घर है। ये पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए, कमजोर बनाए, खराब करे, इसके लिए ये हाउस देखना ही पड़ेगा, और साथ में बाकी प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। जी। तो शादी से जुड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो रोज़ क्वेश्चंस हमें लाइव में आते हैं, आप उसको कई बार हम किसी का चार्ट नहीं भी ले पाते और कई बार कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी समझते भी हैं, वो खुद से भी देख सकते हैं। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको उस चीज़ से जुड़ा हर जवाब जो है हम यहाँ पे दे सकें, और मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, इंटर रिलीजन मैरिज से लेके लव मैरिज, अरेंज मैरिज से लेके शादी, दूसरी शादी, दूर की शादी, बड़ा हस्बैंड, छोटी वाइफ, सब मतलब एक पहलू टच करने की कोशिश की है। और कुछ भी उसमें हाँ, एक ये रह गया कि कैसे पता लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है या वाइफ है मेरी, वो मुझे वर्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सवाल का जवाब हम पहले भी दे चुके हैं। आपने जैसे बोला कि 7th लॉर्ड 11th में या सेकंड हाउस में बैठा हो, तो वर्किंग वाइफ मिलने के या वर्किंग हस्बैंड मिलने के चांसेस तो होते ही हैं। तो यहाँ पे कैसे देखो ना, कैसे मेल तो कैसे वर्किंग होगा ही होगा, मेल ने तो वर्किंग रहना ही रहना है। हुँ, यहाँ पे ये चीज है कि वो बिजनेस कर रहा है कि जॉब कर रहा है, ये हाँ, देखने की बड़ी बात है। बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे लड़की की कुंडली में 7th लॉर्ड 10th में चला गया, 11th में चला गया, हुँ, 4th में आ गया या सेकंड में आ गया, तो वो बिजनेस करता हुआ मिलेगा। लेकिन हुँ, अगर वो कुछ राशियों में, जैसे शनि की राशि में आ जाए या गुरु की राशि में आ जाए, या 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए, तो यहाँ पे हस्बैंड के बिजनेस के चांसेस कम बन जाते हैं, उनके लॉसेस के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर वो बिजनेस करते हैं तो लॉस में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो प्लेनेट 7th लॉर्ड की पोजीशन उनकी अच्छी हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, 11th में बैठे हो, 10th में बैठे हो, 4th में बैठे हो, तो बिजनेस हस्बैंड मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लड़कियां वर्किंग है कि नहीं है, उसके लिए खाली ये देखना पड़ेगा कि 7th लॉर्ड 11th में बैठा है, 10th में बैठा है, सेकंड में बैठा है या 5th में बैठा है, एक तो और बड़ा लड़कियां वर्किंग हैं। एक और बड़ा कॉमन सवाल रहता है, मेरी ससुराल से बनेगी या नहीं बनेगी? वो आपने मेरे शायद अभी थोड़ा बताया भी है मैंने कि आपको पहले भी बताया है, ससुराल से बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो कुंडली में देखना ही पड़ेगा। इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि आपका 8th हाउस की क्या पोजीशन है। अगर तो 8th हाउस 8th लॉर्ड 6th में 12th में या किसी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है, तो ससुराल वालों के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर 8th हाउस में राहु आ गया तो ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे, वो खराब होंगे ही होंगे। लेकिन लड़कियों की कुंडली में उनका सेकंड हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों के लिए सेकंड हाउस इसलिए देखते हैं कि उनको उन्हें ज्वाइंट फैमिली में रहना होता है। लड़कों ने तो काम करने के लिए ऑफिस चले जाना है, लेकिन लड़कियों ने ज्वाइंट फैमिली में रहना है, उसके लिए उनका सेकंड हाउस देखेंगे। अगर वो सेकंड हाउस में राहु आ जाए, शनि आ जाए, तो घर से अलग होना ही पड़ेगा। उनको ऐसा हस्बैंड देखना चाहिए फिर, जो घर से दूर अपने मदर फादर से दूर रहकर जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, वो ही उनके लिए सुटेबल रहने वाला है। अगर वो ज्वाइंट फैमिली के साथ रहेंगे तो उनके विचार उनके साथ नहीं बन पाएंगे, खराबी पैदा करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, और आज हमने कोशिश की कि शादी से जुड़े आपको सारे जो जवाब हैं वो हमारे इस वीडियो में मिल जाएँ। और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन रोहित जी से चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस पे घर बैठे आप रोहित जी से
अपनी कुंडली डिटेल में एनालिसिस करवा सकते हैं, उसका लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम लाइव जाते हैं रात को 10 बजे अमूमन। अब जब रोहित जी की कंसल्टेशंस बढ़ गई हैं तो थोड़ा लाइव हम नहीं जा रहे हैं रात को कई बार, लेकिन जाते हैं। वहाँ पे भी आप रोहित जी से अपनी कुंडली लाइव के दौरान जो है एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका भी और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और बड़े मीनिंगफुल वीडियो आर के एस्ट्रो पे हम आपको लेके आएँगे, जिससे कि एक आम आदमी घर बैठे अपनी छोटी-मोटी चीज़ देख सके कि कुंडली में मुझे क्या देखना है। और दूसरा अगर कोई सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी, शौक रखता है, तो वो यहाँ से तो देख ही सकता है, लेकिन अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है रेगुलर तब भी वो रोहित जी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अगर आप जाके सीख पाएँ मतलब लुधियाना या आस-पास हो तो अलग बात है, नहीं तो ऑनलाइन आप घर बैठे भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे